हेलो एवरीवन, वेलकम टू रियल एग्ज़ाम। दोस्तों, रियल एग्ज़ाम के स्पेशल कॉन्सेप्ट क्लियर प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस प्रोग्राम के तहत हम लोग प्रतिदिन किसी विशेष टॉपिक के ऊपर उसके सारे पहलुओं में चर्चा करेंगे। साथ ही बहुत सारे एग्जाम्स में उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस पे एक नज़र डालेंगे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है हमारे सामने वो क्या है? ज्वार भाटा। आज हम लोग बात करेंगे ज्वार भाटा होता क्या है, ये कैसे उत्पन्न होती है, साथ ही ज्वार भाटा के क्या हमारे पास कॉन्सिक्वेंसेस है, मतलब क्या है इसके बेनिफिट्स है। ठीक है, तो सबसे पहले ये कुछ क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं, जिससे आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। हालांकि जितने भी टॉपिक्स है ज्योग्राफी के, सारे टॉपिक पे कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ही ज़रूरी है। होता क्या है कि एनसीईआरटी बहुत से बच्चे नहीं पढ़े होते हैं, जिस कारण से उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है। जैसे कि छोटे छोटे टॉपिक, ज्वार भाटा क्या होता है, बचपन से सुनते आ रहे हैं ज्वार भाटा, बट उनको इसका मतलब नहीं पता है। ठीक है, तो आज हम लोग सीखेंगे। देखिए, एक क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्वेश्चन देखिए 2015 के यूपीएससी एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या था कि महासागरों और समुद्रों में ज्वार भाटा किसके कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है, यूपीपीसीएस प्री में पूछा गया है, बृहद ज्वार मतलब जो बड़ा ज्वार आता है, बड़ा ज्वार छोटा ज्वार हो सकता है ना, वो क्यों आता है। ठीक है, तो उसके लिए 4 रीजन्स दिए हुए हैं। तो दोनों के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह से बहुत सारे स्टेट पीसीएस, रेलवे, एसएससी के एग्जाम्स में बहुत सारा क्वेश्चन इससे पूछा गया है। मेरे पास सिविल सर्विस लेवल का बुक में 2 क्वेश्चन दिया हुआ था, तो उसको आपके सामने दिखा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। ज्वार भाटा होता है क्या। देखिए, सबसे पहले ज्वार भाटा जो है ये क्यों उत्पन्न होता है, तो समुद्री सतह, समुद्र के सतह पर ज्वार और भाटा, ये 2 शब्द अलग अलग शब्द है। ठीक है, ज्वार और भाटा की उत्पत्ति जो होती है सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बल और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल और साथ ही अपकेंद्रीय बल के प्रभाव से होता है। ठीक है, तो आपको 3 बातें याद रखनी है, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी। ठीक है, इन तीनों का जो आकर्षण बल होता है ना, इसी के कारण से ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। ठीक है, मतलब ऊपर में क्या है आप देख पा रहे हैं, यहाँ आपका मान लीजिए सूरज है, चंद्रमा है और इधर अपना पृथ्वी है। ठीक है, तो सूर्य चंद्रमा का जो आकर्षण बल है, साथ ही पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल और साथ ही अपकेंद्रीय बल, इसके कारण क्या होता है, ज्वार भाटा की उत्पत्ति होती है। तो हमको लगता है कि आप पहला ही कॉन्सेप्ट से पहला क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, जो बहुत ही आपके लिए मजेदार होगा। क्वेश्चन क्या था, महासागरों और समुद्रों में ज्वार भाटा किसके कारण उत्पन्न होता है? सूर्य का गुरुत्वीय बल, चंद्रमा का गुरुत्वीय बल, पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। तो मैंने आपको तीनों बताया, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल या आकर्षण बल जो बोले, साथ ही पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। तो आपका आंसर क्या होगा, 1, 2 और 3, मतलब तीनों सही होगा। ठीक है, साथ ही दूसरा क्वेश्चन क्या है, बृहद ज्वार। आगे बढ़ते हैं, उसका भी हम लोग को सॉल्यूशन मिल जाएगा। समुद्री जलस्तर के ऊपर उठने, देखिए जब जल जो होता है समुद्र का, ठीक है, ये मान लीजिए कि समुद्र है, जब जल ऊपर उठता है ना, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इसको ज्वार कहते हैं। और जब ये नीचे गिरता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग भाटा बोलते हैं। ठीक है, ज्वार भाटा, ज्वार का मतलब होता है जलस्तर का ऊपर उठना। ज्वार भाटा में होता क्या है, समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठती है ऊपर की ओर। ठीक है, जिसको हम लोग ज्वार भाटा कहते हैं। तो उसी ज्वार भाटा में जो 2 शब्द है, ज्वार और भाटा, जिसमें ज्वार का मतलब होता है जलस्तर का ऊपर उठना और भाटा का मतलब होता है उसका फिर से नीचे गिर जाना। पानी ऊपर उठेगा तो नीचे गिरेगा ना। ठीक, ज्वार भाटा की ऊंचाई में जो है विविधता पाई जाती है। ठीक है, जिसका प्रमुख कारण समुद्री जल की गहराई, सागरीय तटरेखा के स्वरूप तथा सागरीय विस्तार में भिन्नता का होना है। देखिए, सभी समुद्रों का गहराई अलग अलग होता है। ठीक है, कुछ समुद्रों की गहराई अलग है, साथ ही उनकी तटरेखा भी अलग अलग हो सकती है, उनका विस्तार कोई बड़ा है कोई छोटा है। ठीक है, तो इन विविधताओं के कारण क्या होता है ना, जो ज्वार भाटा होता है इसकी भी ऊंचाई डिफरेंस हो जाती है, मतलब कहीं पर छोटा कहीं पर बड़ा होगा, निश्चित रूप से होना ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो समुद्री सतह पर ज्वार को सूर्य के आकर्षण बल की अपेक्षा चंद्रमा का आकर्षण बल अधिक प्रभावित करता है। क्यों करता है, देखिए ये मान लीजिए कि ज्वार, यहाँ समुद्र, यहाँ पर ज्वार उत्पन्न होने वाला है, यहाँ पर सूर्य, यहाँ पर चंद्रमा है। तो सूर्य की अपेक्षा चंद्रमा का जो आकर्षण बल होगा इस ज्वार पर, ये ज़्यादा इफेक्टिव होगा। क्यों होगा, क्योंकि सूर्य की अपेक्षा चंद्रमा जो है पृथ्वी के ज़्यादा निकट है। आपको पता होगा कि पृथ्वी जो है सूर्य का एक मतलब सौरमंडल का एक ग्रह है और चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है। मतलब अगर तुलना करेंगे सूर्य और चंद्रमा से, तो चंद्रमा जो है पृथ्वी से ज़्यादा नज़दीक होता है सूर्य के मुकाबले में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा जब एक लाइन में होता है, जिसको हम लोग सीजिगी बोला जाता है, क्या बोलते हैं, सीजिगी। ठीक है, सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा जब एक लाइन में होते हैं तो बड़े ज्वार की उत्पत्ति होती है, मतलब दीर्घ।
ठीक है। और इसमें ज्वार की ऊंचाई सामान्य ज्वार से बहुत अधिक होती है। और इस तरह के ज्वार जो है माह में 2 बार अमावस्या और पूर्णिमा के दिन आते हैं, क्योंकि अमावस्या और पूर्णिमा के दिन क्या होता है ना, सूर्य चंद्रमा पृथ्वी तीनों के तीनों क्या होते हैं, एक ही लाइन में होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, दीर्घ ज्वार बोलते हैं। अब आते हैं यूपीपीसीएस वाला जो क्वेश्चन पूछा गया था कि बृहद ज्वार क्यों आता है जब सूर्य पृथ्वी चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं। बिल्कुल सही आंसर, यही आपका आंसर होगा। तो दोस्तों आपको अच्छा लग रहा होगा बनाने में, तो नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पे इस तरह के टॉपिक डालते रहेंगे, ठीक है। तो आइए, एनसीईआरटी की सीरीज़ हम पढ़ा रहे हैं, वहाँ पर जाके देखिए। एनसीईआरटी ज्योग्राफी बहुत इंटरेस्टिंग वे में आपको पढ़ाया जा रहा है। अगला बढ़ते हैं, तो हम लोग को कुछ कॉन्सेप्ट मिल रहा है। क्या है, जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी एक सीधा में नहीं होकर समकोण पर जब होगा, तब चंद्रमा व सूर्य का आकर्षण बल एक दूसरे के विपरीत काम करता है, उल्टा। ऐसी स्थिति में निम्न ज्वार की उत्पत्ति होती है। देखिए, बड़ा ज्वार और छोटा ज्वार क्यों उत्पन्न होता है, मैंने आपको बताता हूँ। ये मान लीजिए कि सूरज है, ये मान लीजिए कि चंद्रमा है, और ये मान लीजिए कि थोड़ा सा पृथ्वी है, ठीक है। तो सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी जब एक ही लाइन पे होते हैं, तो हो क्या रहा है कि सूर्य का भी आकर्षण बल लग रहा है पृथ्वी पर, और चंद्रमा का भी आकर्षण बल लग रहा है। तो जब दोनों का आकर्षण बल पृथ्वी में काम करेगा, तो नो डाउट ज्वार तो ऊपर उठेगा, या मतलब बड़ा ज्वार की उत्पत्ति होगी। लेकिन जब सूर्य है, ये मान लीजिए पृथ्वी है, और ये मान लीजिए आपका चंद्रमा है, ठीक है। जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा एक लाइन पे नहीं होकर बिल्कुल समकोण पर होते हैं, आप देख पा रहे हैं ये समकोण पर है, ठीक है, समकोण पर होते हैं, तो होता क्या है कि सूर्य और चंद्रमा का जो आकर्षण बल लगता है, एक दूसरे के ऑपोजिट लगता है। तो इस डायरेक्शन में ऑपोजिट लगता है, तो क्या होता है, ये कम, मतलब निम्न ज्वार की उत्पत्ति होती है। क्लियर है। लघु ज्वार मतलब लघु ज्वार की उत्पत्ति कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की सप्तमी या अष्टमी को होता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट इस टॉपिक में ये था कि ज्वार भाटा का मतलब क्या होता है, ज्वार भाटा कैसे उत्पन्न होता है, ज्वार भाटा कितने प्रकार की होती है, निम्न ज्वार दीर्घ ज्वार, निम्न ज्वार का कैसे उत्पन्न होता है जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी समकोण पर होते हैं। साथ ही दीर्घ ज्वार की बात करेंगे, बड़ा ज्वार, तो वो कैसे उत्पत्ति होता है, तो जब तीनों एक ही लाइन पे होते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखिए, ये सूरज है, ये पृथ्वी है, और ये चंद्रमा है, ये तीनों एक ही लाइन पे हैं। तो जब ये तीनों एक ही लाइन पे होंगे ना, तो क्या होगा, सॉरी, ये सूरज पृथ्वी चंद्रमा आप देख पा रहे हैं, तो जब ये तीनों एक ही लाइन पे होंगे, तब क्या होगा, स्प्रिंग टाइड्स, मतलब बड़े ज्वार की उत्पत्ति होगी। लेकिन वहीं पर आप देख पा रहे हैं इस फिगर में, जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा एक ही लाइन पे ना होकर के ये 90 डिग्री पर है, और इस समय क्या होगा, यहाँ पर आपको निम्न ज्वार की उत्पत्ति मिलेगी, ठीक है, मतलब छोटे ज्वार की उत्पत्ति मिलेगी, नीप टाइड्स। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, ज्वार भाटा के कौन कौन से ऐसे लाभ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर जब मेंस लिखने के लिए आप बैठते हैं। तो ज्वारीय तरंगों द्वारा जल विद्युत उत्पत्ति की जाती है। देखिए, जब ज्वार भाटा में बड़ी बड़ी तरंगे उठती हैं, तो इससे हम लोग टरबाइन में इसको गिरा करके जैसे जल विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं। दूसरा क्या है, ज्वारीय तरंगे जब उठती है, मतलब समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठ रही है, तो इससे क्या होगा कि समुद्र के अंदर जो मोती, शंख, सीपियाँ या अन्य बहुत सारे बहुमूल्य पदार्थ जो उसके अंदर है, वो क्या होंगे ना, पानी के साथ उठेंगे, और उठ करके क्या होंगे, जो तट पर आ जाएंगे, साइड में आ जाएंगे, जो आर्थिक दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमको हाथ लग जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे बहुत सारे ऐसे लाभ हैं। इसके अलावा जो भी समुद्र में तट में जो किनारे में जो गंदगी रहता है, ये जब ज्वार भाटा उठती है, जब लहर पैदा होती है, तो क्या होता है, पानी बहुत ज़्यादा ऊपर तक आ जाता है समुद्र में, और फिर ये वापस बह करके जाता है, ठीक है। तो इस समय क्या होता है कि जो गंदगियाँ, महत्वहीन वस्तुएं जिसका कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है, ये सारे तरंग के साथ बह करके जल में चली जाती है, जिससे क्या होता है कि समुद्र का जो किनारा होता है, जो तट होता है ना, ये स्वच्छ हो जाता है। इसके अलावा ज्वारीय लहरों द्वारा उन्नत किस्म की मछलियां तटों पर आ जाती है। जब बड़ी बड़ी लहरें उठती है, तो मछलियां जो अंदर में होती है, जो जनरली साइड पे नहीं आती है, तो ज्वारीय लहरों के द्वारा क्या होती है, तट पर आ जाती है, साइड पे आ जाती है, और इससे मत्स्य उद्योग में वृद्धि होती है। ज्वारीय तरंगों के सहारे भारी और बड़े जलयानों को बंदरगाहों तक पहुँचाने में सहायता मिलती है। बड़े बड़े जो जलयान है, उनको बंदरगाह तक पहुँचाने में बहुत ही ज़्यादा सहायक होता है ये, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चंस के साथ आपने समझ गया होगा कि ज्वार भाटा कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि चैनल थोड़ा सा नया है, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। ओके, थैंक यू, बाय, फिर मिलेंगे।